हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस को समझा था, क्या होती है डायमेंशन, कैसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल कर भी चेक कर ली होंगी। अब क्योंकि आपको डायमेंशंस आ गई हैं, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, इसलिए आज हम इन डायमेंशन के यूजेस पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं डायमेंशंस को। तो आवर टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक इज एप्लीकेशन। डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। आपके सामने कोई फिजिकल इक्वेशन गिवन है, एप्लीकेशन क्या है? चेकिंग द accuracy of given physical equation। किसी भी इक्वेशन जो भी आपके सामने गिवन है, आप कैसे चेक करेंगे कि वो इक्वेशन सही है या गलत है? यूजिंग डायमेंशंस। तो आप कुछ इक्वेशन से, ऐसी इक्वेशन से शुरू करते हैं जो आप पहले से जानते हो। जैसे 9th क्लास में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 3। First one is v is equals to u plus at. Second, s is equals to ut plus half at square. Third one is v square minus u square is equals to 2as. ये 3 फिजिकल इक्वेशन आपको ये सामने गिवन है, हमें चेक करना है ये सही है या गलत है। आप बोलोगे चेक कर रखा है, पढ़ा है हमने 9th क्लास में, सही है, हाँ सही है, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन आपको आज तक नहीं पता थी, मैं पहली बार बता रहा हूं। अब शायद कुछ बोले हाँ जी पहली बार ही दिख रही हैं, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई करी है ना हमने, तो शायद कि कईयों के लिए नई ही हो, नहीं जानते हो। तो ये इक्वेशंस हैं, हमें ये इक्वेशंस चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन आता है तो आप आराम से चेक कर लोगे ऐसे। हाँ, पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी है क्या। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दे रहा हूं मैं। यहां पर जो कैपिटल वी है, मीन्स जो वी है, बड़ा वी है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। कैपिटल नहीं, वी जो है वो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी, किसी बॉडी ने कितनी स्पीड से चलना शुरू किया और अपने एक्सेलरेशन की वजह से t टाइम के बाद उसकी क्या वेलोसिटी हो गई। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity, a is acceleration, t is time, s रह गया displacement। उठा लो इनमें से कोई भी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को चेक कर दें whether this given equation is correct or not। s is equals to ut plus half at square। डायरेक्टली अगर आपसे बोलूं तो ये इक्वेशन, मतलब ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बेस है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे ये कहती है कि आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। आप मास में मास ऐड कर सकते हो, हाँ एक बात और, मास में मास ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो भी मास है। फोर्स में से फोर्स माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो भी फोर्स है। एनर्जी में से एनर्जी माइनस करोगे तो क्या टेम्परेचर मिल जाएगा? तो मिलेगा वो भी एनर्जी ही है। ओके, अब आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्या? डिस्प्लेसमेंट। राइट में शायद किसी को देख के लग रहा हो कि राइट में तो वेलोसिटी और टाइम है, इधर एक्सेलरेशन टाइम है, क्या चल रहा है? कैसे हम वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, कैसे? तो ये तो गलत है, कल तो नहीं है। आओ चेक करें। डिस्प्लेसमेंट आप लेंथ की हेल्प से, मतलब डायमेंशन की हेल्प से अगर लिखो तो डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, इसकी डायमेंशन होती है L। U क्या है? इनिशियल हो चाहे फाइनल है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन इज LT माइनस 1। डायमेंशन आनी चाहिए भाई, मेरे को लग रहा है आप डायमेंशन पढ़ के आए हो इसलिए आगे पढ़ रहे हैं।
टाइम की डायमेंशन इज टी 1/2, अब डायमेंशन की हेल्प से लिख रहे हैं, बस इनकी डायमेंशंस लिख रहे हैं हम। 1/2 इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो ये डायमेंशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। यहां क्रॉस का साइन इसलिए लगा है कि हम डायमेंशन में इसको यूज नहीं करने वाले। एक्सेलरेशन LT - 2 एंड टाइम T और उसका स्क्वायर। तो लेफ्ट में L है, इधर आप देखो T⁻⁻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 ⁻ anything to the power 0 वैल्यू 1, 1 को तो क्या ही लिखना, तो ये भी L है। प्लस T⁻⁻², यहां पर T⁻+2 है, बेस से -2 + 2 0 वैल्यू 1, मतलब ये भी L ही है। आपको देखने में शायद ऐसा लग रहा हो कि ये डिफरेंट फिजिकल इक्वेशंस, मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बट है ये वही। हम एक्चुअल में लेंथ ऐड कर रहे हैं और हमें मिल भी लेंथ रही है। अच्छा, थोड़े मैजिक मत कर देना, जादू मत कर देना, L + L को 2L नहीं लिखना हमें। यहां मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, हम बस डायमेंशंस देख रहे हैं। हमें बस ये देखना था कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल है भी या नहीं। आप जिसे निकाल रहे हो और जिन दो को ऐड करके निकाल रहे हो, क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है और जो मिल रहा है वो भी सेम है? क्या हम एनर्जी में एनर्जी ऐड करके एनर्जी निकाल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत है। तो हाँ जी, ये सही है, हम लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हैं, हमें लेंथ मिल रहा है। दैट इज दिस फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने लेंथ में लेंथ ऐड किया और हमें लेंथ मिल गया। किसी और को चेक करना है? आओ इसको फर्स्ट को चेक कर लो। v = u + at। वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट। हाँ, तो क्या हो गया? LT - 1 डायमेंशन, u की डायमेंशन भी LT - 1 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT - 2 और इससे टाइम मल्टीप्लाई हो गया। आपको दिख गया आपका रिजल्ट कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल ही है, मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। हम एक्चुअल में वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं और हमें वेलोसिटी मिल रही है। दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको लग रहा होगा अलग है, बट है ये भी वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन इनटू टाइम ही तो होगा। ओके, तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम को ऐड करेंगे, हमें वही मिलेगी। ये बात हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया था और उसी की हेल्प से हमने ये निकाल लिया कि अगर ऐसा है तो हम अपनी इक्वेशन जो भी हमें दी होगी, जो भी हमें फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। राइट ना? मल्टीप्लाई हो सकती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। आप मास में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको फोर्स मिलता है, पर ऐड नहीं कर सकते। आप मास में एक्सेलरेशन ऐड करोगे तो फोर्स नहीं मिलेगा। राइट ना? बहुत अच्छे। जब हमने ऐसा किया, अच्छा उस पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लो। पेंडुलम, ये तो मोशन की इक्वेशन हो गई ना, उसके अलावा भी देख लेते हैं। पेंडुलम का टाइम पीरियड, पेंडुलम क्या होता है आपको पता है? इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अभी इस फॉर्मूले को मैं आगे डिराइव भी कराऊंगा आपको यूजिंग डायमेंशन का यूज करके। t की डायमेंशन टाइम है, 2π डायमेंशन लेस कांस्टेंट आपने पढ़ा है, कांस्टेंट के टाइप पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। कांस्टेंट के टाइप मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। 2 एक नंबर है, पाई आपको पता है, तो दोनों ही डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन में कोई रोल प्ले नहीं करने वाले। √ऑफ लेंथ की डायमेंशन L, g की डायमेंशन LT - 2, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से आया हुआ एक्सेलरेशन। लाइक इस पेन को यहां से अगर छोड़ दो तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है एक टाइप का एक्सेलरेशन ही, तो LT - 2 लिख दिया हमने। t √ L से L कैंसिल, या फिर L को ऊपर ले जाओ, पावर -1 +1 -1 खत्म, T⁻⁻² ऊपर गया +2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, दैट इज टाइम। तो हमें शायद इस तरह से नहीं दिख रहा, पर डायमेंशन का यूज करने के बाद हमें दिख जाता है कि यहां भी टाइम है, यहां भी टाइम है। मीन्स लेंथ को ग्रेविटी से डिवाइड कर रहे हैं जब आप, तो आपको मिल टाइम ही रहे।
ठीक है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर फिर हमने एक चीज नोटिस करी छोटी सी, कि अगर मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि एक देखो एक पॉइंट है कि इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है ना, इसको हम डायमेंशन में काउंट नहीं करते। तो अब अगर आप 1/2 की जगह 3/2 ले लेते, 5/2 ले लेते या 7/2 लेते, आपका मन जो में आए, आप 789/2 ले लो भाई, अभी भी आप इस इक्वेशन को चेक करोगे तो ये सही आएगी। पर आप इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा, मतलब ये इक्वेशन इनकरेक्ट है पर डायमेंशनली करेक्ट आ रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इक्वेशन इनकरेक्ट हो पर वो डायमेंशनली करेक्ट आए? तो ऐसा हो सकता है। ऑप्शन आपके एग्जांपल आपके सामने है, यहां पर देखो, यहां पे लगा दो कुछ 7 लगा दो, यहां 4 लगा दो, अभी भी सही आएगी। यहां 2π की जगह 8π ले लेते हैं तो भी सही आती। अब क्योंकि डायमेंशन जो है वो इन डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में तो बता ही नहीं रहा, तो हो सकता है कि अगर कोई इक्वेशन गलत हो फिर भी ये चांसेस हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट शो हो, पर इतना कंफर्म है कि यहां पर गड़बड़ केवल डायमेंशनलेस कांस्टेंट में होगी। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या जरूरी है कि वो इक्वेशन करेक्ट ही होगी? आंसर है नो। लेकिन अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो 100% है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही होगी। मींस जब ये इक्वेशन करेक्ट थी तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही आ रही थी, क्योंकि अगर वो इक्वेशन करेक्ट है दैट मीन्स आपने उसमें जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह हैं वो भी सही ले रखी हैं और डायमेंशंस फिर उसकी सही आएंगी। तो आपके सामने कोई इक्वेशन रखी है तो आप चेक करोगे, आप बोलो कि हो सकता है हम चेक करें और हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है पर वो इनकरेक्ट हो, अब क्या करेंगे? तो आपसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा, वेदर दिस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको उसकी कांस्टेंट से अभी कोई लेना देना नहीं है, आपसे बस क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। बाय यूजिंग डायमेंशन वी कैन चेक वेदर द गिवन इक्वेशन, जो भी आपके सामने फिजिकल इक्वेशन गिवन है, इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। डायमेंशनली करेक्ट और नॉट है ना, करेक्ट नहीं बोलना, डायमेंशनली करेक्ट बोलना है। हम किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करते हैं बस, कि क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, क्या वही मिल रही है, बस इतना चेक करते हैं। ओके, आओ आगे बढ़े। ठीक, हमारी सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर हो गई, एक्यूरेसी चेक करना। सेकंड एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आप डायमेंशन का यूज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फोर्स हम लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कितनी बार पूछ लिया आपसे, F इज इक्वल्स टू ma। ये क्या है? क्या ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है? हाँ जी है। हमें पता है कि मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अलग है, फोर्स अलग है, पर ये एक रिलेशन है जो ये बता रही है कि आप मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा। ओके, एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv²। ये क्या है? ये भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है जो बताती है कि आप मास को वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही अगर आपके सामने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो आप डायमेंशन का यूज करके इनका आपस में रिलेशन बता सकते हैं कि ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। और वही वाला क्वेश्चन करते हैं अपना पेंडुलम वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है,
जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ L है। देखो गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अच्छा ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है। डिपेंडेंसी हमें गिवन होगी, हमें बस ये निकालना है कि डिपेंडेंसी है कैसी। अभी समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन ने कहा वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे, मास ऑफ बॉब पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पीरियड क्या है, फिर से देख लो कि अगर मैं इस पेंडुलम को इस पोजीशन पर लेकर आऊं और फिर छोड़ दूं तो ये अपनी राइट एक्सट्रीम पर जाएगा और घूम के फिर से इस पे आ जाएगा, और ये तो ऑसिलेशन लगातार करता रहेगा। पर अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, मतलब यहां से अपनी इस एक्सट्रीम पर जाकर फिर वापस आने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं कि हमारे दोलन का टाइम पीरियड क्या है, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, राइट। तो मास ऑफ बॉब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका मास कितना है इस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि आपने स्ट्रिंग की लेंथ कितनी ली है उस पे डिपेंड करता है। और तीसरा वो बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, आप ने जहां पर अपने पेंडुलम को रखा हुआ है वहां पर जी की वैल्यू क्या है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बोलो जब क्वेश्चन ने इतना बता ही दिया तो रिलेशन तो फिर कोई भी बता देगा कि जी टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड करता है किस पे, मास पे, लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो mLg आ गया। नहीं, क्वेश्चन ने आपको ये तो बता दिया इन पे डिपेंड कर रहा है, पर ये डिपेंडेंसी कैसी है ये तो हमें नहीं पता ना। लाइक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, पर डिपेंड कैसे करता है, कैसे मींस मैं अगर लेंथ को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आपके लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, क्या ये एल अपॉन में तो नहीं आएगा फॉर्मूले में। हमें नहीं पता कि जी पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्ट या इनवर्स। हमें नहीं पता कि मास बढ़ाने से टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। हमें डिपेंडेंसी पता है पर ये डिपेंडेंसी है कैसी ये नहीं पता। हमें नहीं पता कि क्या ये एल पे ही डिपेंड कर रहा है या एल के स्क्वायर पे कर रहा है या एल के क्यूब पे कर रहा है। मैं इसको 1 टाइम, मैं इसको 2 टाइम बढ़ाऊंगा तो क्या ये भी 2 टाइम बढ़ेगा या ये 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो डिपेंडेंसी है, क्वेश्चन ने इतना बताया, पर परफेक्ट रिलेशन हमें खुद निकालनी है और वो निकाल के देगी हमें हमारी डायमेंशंस। आओ देखो, अभी आपने देखा कि हमें ये नहीं पता कि ये डिपेंडेंसी कैसी है, तो हम इनकी पावर लेट कर लेते हैं ए, बी और सी, जिन पे डिपेंड करता है। अब डायमेंशन का यूज करके आपकी ड्यूटी ये है कि आप इन ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करो। अब अगर आपका टाइम पीरियड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मींस लेंथ बढ़ाने से टाइम कम होगा, तो बी की वैल्यू अपने आप -1 आएगी और बी नीचे चला जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर पे डिपेंडेंसी होगी, मतलब जी की वैल्यू को डबल करने से टाइम पीरियड अगर 4 टाइम हो रहा होगा तो अपने आप सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी डिपेंडेंसी गिवन होगी उसे डायरेक्ट लिख देंगे और उनकी पावर ए, बी, सी लेट कर लेंगे। यहां पे तो 3 इक्वेशन, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 3 की जगह 4 होती तो एक पावर डी आ जाती, 5 होती तो ई आ जाती, जितनी होती उतनी आ जाती, उतने वेरिएबल आ जाते हमारे। आपको पता है, अगर नहीं पता तो ध्यान रखो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, और यहां पर कांस्टेंट मैं ले रहा हूं के एम रेस टू दी पावर ए, एल रेस टू दी पावर बी एंड जी रेस टू दी पावर सी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। अब हमारे डायमेंशंस का रोल आ गया। अब डायमेंशंस आने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि टाइम का डायमेंशन है टी। यूजिंग डायमेंशन लिख लो यहां पे, यूजिंग डायमेंशंस, टाइम की डायमेंशन टी, के डायमेंशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशन lt -2 पावर a, b एंड c। इजी। t को आप पता है आपको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m थोड़ा बड़ा लिख लें, m रेस टू दी पावर 0, l रेस टू दी पावर 0, t रेस टू दी पावर 1। और राइट साइड में कहीं m है, हाँ जी है,
m की पावर क्या है a, और कहीं नहीं है। l टू दी पावर b यहां और c यहां, बेस सेम पावर ऐड, l की पावर मिल गई आपको b प्लस c। t केवल एक जगह है और -2 पहले से पावर थी, c से और मल्टीप्लाई हो गया तो -2c, राइट। ये सारी फाइट चल रही है एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए। अब m रेज टू दी पावर 0, अब छोड़ो, अब डायरेक्ट कंपेयर करो आप इन्हें। तो जैसे ही LHS और RHS को कंपेयर करोगे, वही होमोजेनिटी ना कि LHS और RHS की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम है, सेम का इसी का यूज करके हम एबीसी की वैल्यू खींच लेंगे। देखो आप जैसे ही इन्हें इक्वेट करोगे तो a की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी 0, b प्लस c की वैल्यू मिलेगी 0 एंड -2c की वैल्यू मिलेगी आपको 1। तो यहां से c हो गया -1/2। इस c की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, b, c की वैल्यू -1/2 इज इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1/2, a, b और c की वैल्यू मिल गई आपको 0, -1/2 एंड -1/2। और इन्हें पुट कर दें इन इक्वेशन 1 जो आपने लेट करी थी। तो आपका टाइम क्या मिला, टाइम पीरियड क्या मिला, k m रेज टू दी पावर 0, l रेज टू दी पावर b की वैल्यू 1/2 एंड g की वैल्यू -1/2। इसी को आप लिख सकते हो k, m गया यहां से, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, l रेज टू दी पावर 1/2, g रेज टू दी पावर 1/2, नीचे चला गया माइनस है तो यही फॉर्मूला निकल के आ गया, t इज इक्वल्स टू k √l/g। अगर आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट लगाएंगे वो वैल्यू 2 पाई है, क्वेश्चन ने आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, तब तो आप इस k की जगह 2 पाई यूज कर लो और फॉर्मूला लिख दो k इज इक्वल्स टू 2 पाई √l/g। पर अगर क्वेश्चन नहीं दे रहा तो आप k को k ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन अगर हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डायमेंशंस हमें ट्रैक पर ले आएंगी। ये क्या बात बोली मैंने, जैसे क्वेश्चन ने हमें पागल बनाया था ये कह के कि टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है। पर डायमेंशंस के हेल्प लेके जब हमने फॉर्मूला निकाला तो हमने देखा कि m की जो पावर हमने लेट करी थी उसकी वैल्यू तो 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। आप यहां पर कितना ही छोटा या कितना ही हैवी पार्टिकल लटका दो या खुद लटक जाओ, इसका टाइम पीरियड केवल लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर उससे इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आ रहा है तो 2 ही सेकंड होगा, चाहे आप छोटा बॉब लगा दो या बड़ा बॉब लगा दो या कितना ही मास ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशन का यूज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लाइक टाइम, मास, लेंथ, ग्रेविटी, इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं या आप डायरेक्टली बोले फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। ओके, लिख लें इसे फिर हटाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से इसी एप्लीकेशन पे बेस। क्वेश्चन है, एक रिवर फ्लो होते हुए जा रही है, फ्लोइंग रिवर है, और ये अपने रास्ते में आने वाले जो पत्थर हैं उन्हें भी अपने साथ फ्लो कराते हुए लेकर जा रही है। क्या सारे पत्थरों को फ्लो करा के ले जाएगी? कोई तो ऐसे पत्थर होंगे जो इतने बड़े होंगे जिनका मास इतना ज्यादा होगा कि जिसको ये फ्लो कराने में असमर्थ होगी, कैपेबल ही नहीं होगी, राइट ना। तो वो स्टोन, वो लार्जेस्ट स्टोन जिसको रिवर अपने साथ फ्लो करा के ले जा सकती है, उसके बाद नहीं ले जा पाएगी, उससे और कोई बड़ा होगा तो उसे नहीं ले जा पाएगी। तो वो लार्जेस्ट स्टोन जिसको रिवर अपने साथ फ्लो करा के ले जा सकती है, उसका मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी फ्लोन बाय द रिवर इज प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन ने बोल दिया कि किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। वो सबसे बड़ा स्टोन, उसका मास किन फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसे रिवर फ्लो करा के ले जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रिवर के फ्लो पे। तो सही बात है, आप भी एग्री करोगे, हाँ जी वेलोसिटी पे तो करेगा ही, तेज होगी तो ज्यादा बड़े मास को शायद लेकर चली जाए, राइट ना। और कह रहा है डेंसिटी ऑफ रिवर, कि रिवर की डेंसिटी क्या है।
रिवर की डेंसिटी क्या है। बोलो पानी है, पानी की क्या डेंसिटी? अरे भाई अलग अलग सॉल्ट हो सकते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से डेंसिटी बदल जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेंसिटी सिंबल रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंबल जी। क्वेश्चन ने बोल दिया इन फैक्टर पे मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी फ्लोन बाय द रिवर डिपेंड्स अपॉन। नाउ आवर ड्यूटी इज टू फाइंड द रिलेशन अमंग देम। इनके बीच में रिलेशन निकालनी, ऐसे निकाल लेंगे हम, हमें डायमेंशन आती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। डिपेंडेंसी कैसी है हमें नहीं पता, तो पावर मान लेंगे ए बी एंड सी। अब हमारा टारगेट है इस ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा के। ऑब्वियसली दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगेन वेलोसिटी टू द पावर ए, डेंसिटी का सिंबल रो, पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंबल जी, पावर सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ये लास्ट एग्जांपल है, अच्छे से समझ लो, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना। मास, अब हम डायमेंशन यूज करेंगे फिर से, यूजिंग डायमेंशन। आपको पता है हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि अब डायमेंशन का यूज करके हम इन ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करो और इसमें ही वापस पुट कर दो। अप्रोच आपको पता है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, बाद में चेक कर लेना कि सही है या गलत है। ओके, मास की डायमेंशन एम, के डायमेंशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस 1, डायमेंशन पढ़ के आना ही है, मतलब डायमेंशन, मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप पिछली वीडियो देख के आए हैं। एल टी माइनस 1 पावर ए। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की डायमेंशन L3, नीचे ऊपर आएगा -3, तो ml -3 पावर b। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता है LT -2, ओके, पावर c। अब m को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m l रेज टू द पावर 0, t रेज टू द पावर 0, और राइट साइड में m है कहीं, तो ये रहा m, पावर कितनी b, तो m टू दी पावर हो गई b। l है, हाँ जी है, l की पावर यहां से मिल रही है b, इधर से मिल रही है -3b, इधर से मिल रही है a -3b एंड यहां पर c, तो l की पावर हो गई आपकी a -3b प्लस c, वही बेस सेम पावर ऐड, पता है आपको, टाइम -a -2c, तो -a -2c। अब इक्वेट कर देंगे तो b की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल गई 1, एंड a -3b प्लस c की वैल्यू मिल गई आपको 0, -a -2c की वैल्यू भी मिल गई आपको 0। यहां से b की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दो तो a -3 इंटू बी, -3 हो जाएगा, प्लस c, -3 को उधर थ्रो कर देते हैं तो 3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो, तो आप जैसे ही इस इक्वेशन में ये इक्वेशन ऐड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, प्लस c -2c माइनस c इज इक्वल्स टू 3, c की वैल्यू मिल जाएगी आपको -3। c की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मुझे सबसे सिंपल ये इक्वेशन लग रही है, इसमें कर देते हैं। तो a +3 नहीं, प्लस c है तो -3 इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू मिलती है हमें 6, b की तो हमें डायरेक्ट ही मिल गई थी 1, और c की वैल्यू है -3। इन तीनों को उठा के पुट कर दोगे इन इक्वेशन 1, तो आपका मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन जो कि फ्लो किया जा सकता है उसका फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी टू द पावर a, दैट इज a 6, डेंसिटी पावर b, तो डेंसिटी तो डायरेक्ट हो गया, और ग्रेविटी की पावर -3, दैट इज m इज इक्वल्स टू k v रेज टू द पावर 6 रो अपॉन g रेज टू द पावर 3। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, डिराइव कर ली हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन, या कह लो वो लार्जेस्ट स्टोन जिसको फ्लो किया जा रहा है रिवर से, उसका मास कितना होगा उसको निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने बाय यूजिंग डायमेंशन। इजी, ओके।
हटा दें इसे, हम लिख लिया होगा आपने। जितनी भी डायमेंशंस की एप्लीकेशन आप इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे, अभी वीडियो में टारगेट ये है कि हम कंसेप्ट और हो क्या रहा है उसे सीख लें अच्छे से। तो एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। आपको बुक में और भी बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपने अगर कोई रिफ्रेशर खरीदी होगी तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको नेट से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, मैं आशा करता हूं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर नहीं होते या फिर कोई छोटा मोटा डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या पर्टिकुलरली कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है वो लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं बोर्ड पे। ओके, आओ अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव करें। थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन इज conversion of one system of unit into another। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में मूव करना। मीन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डायन, तो आपको नहीं पता होगा, ऐसा मान लेता हूं मैं। अगर पता होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूटन, आपको ये देख के पता लग गया कि बात हो रही है फोर्स से, फोर्स की। हम यूनिट देख के पता लगा लेते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे मेरे से अगर पूछा जाए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर, तो मैं किलोमीटर देख के और मीटर देख के बता दूंगा कि बात तो लेंथ की हो रही है। डिग्री सेल्सियस हो मुझे पता लग जाएगा बात टेम्परेचर की हो रही है। जूल हो मुझे पता लग जाएगा बात एनर्जी की हो रही है। एम्पियर हो मैं समझ जाऊंगा बात करंट की हो रही है। वोल्ट हो मैं समझ जाऊंगा बात पोटेंशियल डिफरेंस की हो रही है। ओम हो बात रेजिस्टेंस की हो रही है। ऐसे बहुत सारी यूनिट है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपसे पूछा गया है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और एसआई यूनिट है। आपको ये नहीं पता कि डाइन भी फोर्स की यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। मतलब आपसे कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जाओ, न्यूटन से डाइन में जाओ और बताओ कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है। जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। आप 1 किलोमीटर लिखो या 1000 मीटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तरह जब दोनों ही फोर्स की यूनिट है तो एक तरफ हम न्यूटन रख रहे हैं, एक तरफ डाइन। तो डाइन सीजीएस से छोटी यूनिट है, कितना डाइन रखें कि वो 1 न्यूटन के बराबर हो जाए। कन्वर्जन हमें एसआई का सीजीएस में, सीजीएस का एसआई में, इनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो हमें यहां से यहां जाना है। अब जाने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। आप यहां पे देख रहे हो कि नंबर की वैल्यू जो है, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो नंबर चेंज हुआ तो हमारी यूनिट भी चेंज हो गई। नंबर चेंज हुआ, यूनिट चेंज हो गई। और ये कैसे चेंज होती है ये भी आपको पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप नंबर को बड़ा करोगे यूनिट छोटी हो जाएगी। नंबर यहां 1 था, 1000 हो गया, तो यूनिट किलोमीटर थी, मीटर हो गई, छोटी यूनिट हो गई। ओके, अगर यहां पर हम कोई नंबर यूज कर रहे हैं n1 और यूनिट यूज कर रहे हैं u1, तो आपने चेंज कर दी, अगर नंबर को चेंज कर दिया तो डेफिनेटली यूनिट भी चेंज हो जाएगी। हाँ, पर ये दोनों की साथ में वैल्यू उतनी है जितनी इनकी है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर है बराबर ही, सही बात है। और यूनिट बताने वाली है हमारे किसके बारे में, हमारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो n1 को तो n1 रहने दो। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस पता है आपको, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, m, l और t की फॉर्म में। यहां मैं m1 l1 t1 लिख देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं m2 l2 t2 पावर a b c पावर a b c। ये क्या किया अभी समझ में आएगा आपको। देखो, आप डायमेंशन की बात करो, अगर फोर्स की डायमेंशन की बात करो तो आपको m l t -2 मिलेगा। आप जानते हैं, चाहे ऐसा ही है सीजीएस, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन तो सेम ही है। तो मतलब a b और c दोनों में ही सेम होगा, चाहे आप इस सिस्टम की बात करो या इस सिस्टम की बात करो, ठीक है। डायमेंशंस हैं क्या, डायमेंशन डिराइव्ड को फंडामेंटल की टर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। अगर आप एसआई से सीजीएस में जा रहे हो तो आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो भी एसआई से सीजीएस में चली जाएंगी।
मतलब आप न्यूटन से अगर डाइन में जा रहे हैं तो न्यूटन किसके बराबर है? अगर आपसे पूछे 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? फोर्स इज इक्वल टू ma। तो 1 न्यूटन होता है जब आप 1 केजी के मास पे इतना फोर्स लगा दें कि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए। मतलब 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर वही मैं कहूं 1 डाइन कितना फोर्स है, तो F इज इक्वल्स टू ma। जब आप 1 ग्राम की बॉडी पे इतना फोर्स लगा दें कि उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाइन के इक्वल है। तो जब आप SI की बात कर रहे हो तो फंडामेंटल यूनिट भी SI में है, और जब आप CGS की बात कर रहे हो तो फंडामेंटल भी CGS में है। तो जब मैं न्यूटन को डाइन में लेकर जाऊंगा तो यहां पर अगर मेरी मास की यूनिट केजी है, लेंथ की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो ये भी कन्वर्ट होके यहां से ग्राम में, मतलब मास की यूनिट ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और टाइम की यूनिट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इजी ना? और यही काम करना है आपको मेन। कितने न्यूटन को कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। कितने डाइन में करना है नहीं पता, वही तो निकालना है। M1 L1 T1 पता है, केजी मास सेकंड। M2 L2 T2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ABC मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, यहां तो हम फोर्स ले रहे हैं इसलिए उसकी टर्म में बात कर रहे हैं। तो पावर 1 1 माइनस 2, मतलब कि अगर यहां से बात करूं तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, C की वैल्यू -2 है। देखो इसके बाद मेरे को अगर N2 की वैल्यू निकालनी है, N2 की, यहां से देखो N1 U1 N2 U2, यहां पे N1 कितना है 1, और U1 कितना है न्यूटन, N2 कितना है चाहिए, किस यूनिट में जाना है? डाइन में जाना है। पहले क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगे, पर दूसरे से आपका फ्लो ऐसा बन जाएगा। यहां से आप N2 को सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा N1 M1 रेज टू द पावर A, L1 रेज टू द पावर B, T1 रेज टू द पावर C अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L2 रेज टू द पावर B, T2 रेज टू द पावर C। और इसी को आप लिख सकते हो N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करनी है हमें हर बार। देखो N1 कितने को लेकर जाना है? 1 न्यूटन को। जो न्यूटन है उस ऐसा यूनिट है, तो उसमें मास की यूनिट क्या है? केजी है, तो केजी रख दो, M1 केजी। जिसमें जाना है उसमें मास की यूनिट क्या है? ग्राम है। पावर, जो पावर है मतलब मास की पावर डायमेंशन में A की वैल्यू 1 है, एक बार आ रहा है मास। लेंथ, लेंथ की यूनिट इसमें मीटर है, जिससे जाना है, मतलब SI में मीटर है, जिसमें जाना है सेंटीमीटर है। पावर इसकी भी 1 ही है। जिससे जाना है उसमें टाइम की यूनिट सेकंड है, जिसमें जाना है उसमें भी सेकंड है, पावर -2 है, कैंसिल हो गया। 1 केजी को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, ग्राम को ग्राम ही रहने दो। मीटर को आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो। और यहां तो 1 की पावर -2 आ भी गया, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आपको मिला 1000 इंटू 100, दैट इज 10 रेज टू द पावर 5, 1 लाख। तो 1 न्यूटन आपका 10 रेज टू द पावर 5 डाइन के इक्वल है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप इसको बहुत डीपली सोचोगे ना तो बस छोटी सी बात है कि इसको भी फंडामेंटल में तोड़ दिया, इसको भी फंडामेंटल में तोड़ दिया, फिर इसकी फंडामेंटल यूनिट को हम SI से CGS में लेकर गए हैं। लेकिन 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल है? 1000। 1 मीटर कितने के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। सेकंड तो सेकंड ही है, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है। किया बस यही है, बट डायमेंशन का यूज करके किया है। ठीक है, मेन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नोट कर ले, फिर हटाते हैं इसे। डन हो गया होगा।
क्यों हटा दिया, चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन और कर लो छोटा सा। एनर्जी की एक यूनिट है जूल, आपको जूल से जाना है अर्ग में। जूल वही ऐसा ही सिस्टम है जिससे जाना है वो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। मतलब इसको तोड़ोगे तो भी वही मास लेंथ टाइम मिलेगा, मैकेनिक्स की यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी मास लेंथ टाइम मिलेगा। फिर से वही इसमें मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, एसआई में किलोग्राम होती है, लेंथ में मीटर होती है, इसमें सेकंड होती है। अगर आप फिर भी चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। यूनिट देख के मुझे पता लगता है कि बात हो रही है एनर्जी की। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, mL²T-2। याद करो, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, वर्क की भी यूनिट है, वर्क कह लो। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने निकाला था, फोर्स की डायमेंशन है mL_T-2, अभी यूज किया, वो भी नहीं पता तो मास इनटू एक्सेलरेशन mL_T-2, और उसको एक और L से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज mL²T-2। तो यहां से एक चीज तो हमें पता लगती है कि A की वैल्यू यहां से हमें B मिलेगी 1 मिलेगी, B की वैल्यू 2 मिलेगी और C की वैल्यू -2 मिलेगी। इजी, बहुत अच्छे। अच्छा, डायमेंशन जो इसमें है वही इसमें है, बिकॉज ये भी सिस्टम चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी बदलती है, तो यहां पे भी डायमेंशन आपकी mL²T-2 ही है। फर्क ये है कि ये बदल गए हैं, अब इसे m1 ऐसे लिख लो और इसे ऐसे लिख लो। बदल गए हैं कैसे, कि पहले अगर आप मास को केजी में यूज मेजर कर रहे थे, ऐसा ही ना, लेंथ को मीटर में कर रहे थे, टाइम को सेकंड में कर रहे थे, तो सीजीएस में मास ग्राम में मेजर होगा, लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होगा और टाइम सेकंड में मेजर होगा। हो गया, अपना फॉर्मूला पता है हमें। n2 क्या होगा, n1 m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर c। ए बी सी की वैल्यू पता है, m1 L1 सब पता है, खत्म। तो 1, अच्छा 1 को लेकर जाना है तो n1 1 है, 1 m1 kg m2 ग्राम पावर 1, मीटर सेंटीमीटर पावर 2, सेकंड पावर -2। ओके, फिर से वही 1 kg को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1⁻⁻², ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1000 इंटू में 100 की पावर 2 10,000, तो ये कितना मिल गया, 10⁻⁷ मिल गया 3, और ये 4 7, तो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होगा। सही है ना, देखो केजी है 1000 ग्राम और मीटर 100 सेंटीमीटर, बस पावर 2 है, तो ये भी ध्यान रखना है। 100 की पावर 2 मतलब 10,000, 10,000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर आ जाएगी आपकी जो भी है। इजी है। क्वेश्चन को करते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान आप और रखना कि n1 की वैल्यू क्या है, यहाँ तो 1 दोनों एग्जांपल में ले लिया मैंने, जरूरी नहीं है 1 हो। अगर आपसे पूछ लेता भाई 7 जूल कितने अर्ग के इक्वल है, तो क्या होता, बस यहाँ पे 7 चलता और लास्ट में आंसर आ जाता 7 × 10⁻⁷। सही है। तो n1 क्या लिया है उसका भी ध्यान रखना है हमें। पहले क्वेश्चन में आपको दिक्कत जरूर आई होगी, बट दूसरा शायद आसानी से हो गया होगा। अब ऐसे और क्वेश्चंस ट्राई करते रहे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस बस 3 है। किसी भी गिवन इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना, जो कि बेस है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। और एक बात जो उसमें बहुत जरूरी है वो ये याद रखनी है आपको कि कोई इक्वेशन करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो। हाँ, पर अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट हो। पर कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो ये 100% है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। आई होप मैंने सही बोला हो। सेकंड, हमारी जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है वो पढ़ी थी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना। उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। डायमेंशंस में बस इतना ही। हमने डायमेंशन सीख लिया क्या होता है, हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया, हमने डायमेंशन के यूजेस पढ़ लिए। डायमेंशंस में हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो डायमेंशन की ये लास्ट वीडियो है, दूसरी वीडियो। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के अगले चरण पे चलेंगे। मतलब
जब आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी आती हैं, एरर्स आते हैं, वो एरर्स क्या हैं उनको समझेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो का टारगेट होगा एरर। डायमेंशंस में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।